नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार उफान पर है। अब अगले 6 चरणों के लिए प्रचार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस को सीधी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी। अगला मतदान 6 अप्रैल को है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ममता चुनाव हार चुकी हैं और ये बात उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये भी कि ममता ने बीजेपी की रैलियों में आने वाले लोगों पर पैसा लेने का आरोप लगाया है, वो बंगाल का अपमान है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी बता दिया और कहा है कि पैसे देते हैं तो ले लें, लेकिन उनको वोट नहीं करें। बंगाल के लोगों के साथ दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय, गणतंत्र खेला नय। गणतंत्र हलो মানুষের সেবার পথ, গণতন্ত্র হলো মানুষের উন্নতির পথ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। আপনারা জানেন নন্দীগ্রামে কি করেছে? গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলেছে বিজেপি, তোমার মেয়েকে লুট করে নিয়ে যাব, তোমার বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাব। একটা বউ তার হাজবেন্ডকে এমন মেরেছে, সে শাড়ির আঁচল নিয়ে আমাকে বলছে, দিদি আমার শাড়ি, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। আগামী দিন যদি শান্তিতে থাকতে হয়, ভালো থাকতে হয়, ওই বিজেপির গুন্ডাদের ভোট দেবেন না। तो अब देख सकते हैं प्रचार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आज ममता बनर्जी ने भी आपको बता दें हावड़ा में रोड शो निकाला है। उनके साथ समर्थकों का बड़ा हुजूम चला। इच्छापुर से लेकर समेलानी तक हुए इस रोड शो में सड़क के दोनों ओर टीएमसी के समर्थक जुटे। उधर तमिलनाडु में हो रहे चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 16 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। तो आज वो हाल ही में बीजेपी से जुड़ी पूर्व अभिनेत्री खुशबू सुंदर के प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। 1000 लाइट्स इलाके में बड़ी रैली का आज गृह मंत्री की रैली का ये आयोजन वहां पर हुआ है। प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है, वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है। और छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 सुरक्षा बलों की जान गई है। कुछ जवान जख्मी भी हुए हैं। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों की साझा टीम गई हुई थी। डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने एनडीटीवी को बताया है कि नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से नक्सल घटना देखने को मिली है। हमसे बातचीत करने के लिए ओपी पाल साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह घटना है। सर, पूरी घटना क्या थी बताएंगे। कल शाम को बीजापुर और सुकमा से एक जॉइंट ऑपरेशन निकाला गया था, जिसमें 5 अलग अलग स्थानों से नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाके में फोर्स भेजी गई थी। और आज लगभग 12 बजे तर्रेम से जो बल रवाना हुआ था, उसकी जोनागुड़ा के पास नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। और ये मुठभेड़ लगभग 3 घंटे या इससे भी अधिक समय तक चली। और इसमें 5 जवानों के शहीद होने की और 12 जवानों के घायल होने की जानकारी अभी तक हमको मिली है। नक्सलियों को भी भारी क्षति होने की खबर है। एक नक्सली का शव भी बरामद किया गया है
और स्थिति के समीक्षा के लिए, घायलों के रेस्क्यू के लिए डीजीपी छत्तीसगढ़, विशेष महानिदेशक नक्सल अभियान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहाँ कंट्रोल रूम में उपस्थित हैं। सर, छत्तीसगढ़ में 10 दिन बाद ये दूसरी बड़ी घटना देखने को मिली है, इसको क्या मानते हैं? अब इसके बारे में अभी नहीं कुछ कहना चाहता। इस समय मैंने सिर्फ आपको इस घटना के बारे में जानकारी दी है, और जो दूसरा सवाल आपका, इसके लिए अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो घटना की जानकारी वो मैंने आपको बताई। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर अनुराग द्वारे भी मौजूद है। अनुराग, वाकई में जो अंत में सोमेश ने सवाल पूछा, अब ये घटनाएं ऐसी ज्यादा हो रही हैं, 10 दिन में दूसरी घटना सामने आई है, नक्सलियों के जो हमला हुआ है, ये क्या और किस तरह से देख रहे हैं आप स्थिति को? देखिए, अक्सर निधि आपने देखा होगा तो यही वो अवधि है जब किसानों की वहाँ फसल कट जाती है, उसके बाद नक्सलियों के हमले बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इस पीरियड में ही सबसे ज्यादा खतरनाक मुठभेड़ जो हुई है नक्सलियों की या हमला होता है, इसी पीरियड में होता है। और कुछ सुरक्षा बलों के सूत्रों ने हमें बताया था कि जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सियासी दखल कह लीजिए या बाकी की चीजें कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलाई गई थी, और ऐसे में वो पहले से ही आशंका जता रहे थे कि इस तरह की वारदातों को नक्सली एकजुट हो चुके हैं, वो अंजाम दे सकते हैं। और उनकी आशंका पिछले हफ्ते सही साबित हुई, और इस हफ्ते फिर एक बार जो ये बीजापुर जिले में यहाँ पर तरेम में जो मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 5 जवानों की शहादत की खबर है, 12 से 15 जवान घायल हुए हैं और 2 नक्सलियों के शव बरामद किए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनकी तादाद बढ़ सकती है, लेकिन इस बारे में जब फोर्स पूरी तरह से वापस आ जाएगी तभी कोई जानकारी दी जा सकती है। इस बीच 2 M17 हेलीकॉप्टर वहां भेजे गए हैं, कुछ एम्बुलेंस भी भेजे गए हैं, और दरअसल STF, DRG और CRPF कोबरा बटालियन के करीब 400 जवान इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले थे, और ये जो बटालियन कमांडर था हिडमा, उसके साथ एनकाउंटर में ये वारदात हुई है, ऐसा वहां के सूत्र हमें बता रहे हैं। जी अनुराग, आप हालात पर नजर बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अब खबर है मुंबई से। एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ गई है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि सचिन वजे के खुलासे के बाद मुंबई की मीठी नदी से कई सबूत बरामद हुए। साथ ही सचिन वजे के घर से एक पासपोर्ट भी मिला है जो वजे का नहीं है, इसलिए ये पता करना जरूरी है कि वो किसका है और वजे के पास क्यों था। वहीं सचिन वजे ने कोर्ट में कहा है कि पिछले रविवार को उन्हें स्ट्रोक हुआ था, इसलिए उन्हें एंजियोग्राफी करानी ही होगी। और एक ब्रेक वक्त है, ब्रेक का आगे महाराष्ट्र से यह अगली खबर होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने वहां पर बढ़ाई है चिंता। वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ के अब कई कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में जाएंगे। साल भर की पढ़ाई के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि कक्षा 9 और 11 के छात्रों के बारे में फैसला जल्द ही लिया जाएगा। और अब पुणे में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 7 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और ये लग चुका है। पुणे में अब आज से 1 हफ्ते तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये कर्फ्यू होगा। दोपहर में धारा 144 लागू रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, बार, होटल बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी सुविधा की इजाजत दी गई है। साथ ही सार्वजनिक बस सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,086 नए मामले सामने आए और 58 लोगों की मौत हुई है। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के कोविड प्रभारी डॉक्टर समीर जोग से बात की है। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले फिलहाल पुणे से आ रहे हैं, जहां पर 7 दिनों के लिए एक मिनी लॉकडाउन को लागू किया गया है। इससे पहले शुक्रवार के दिन
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और बाकी लोग हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से मामले वापस बढ़ने लगे हैं, वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, उन पर भी दबाव बढ़ चुका है, वो लगातार काम करते हुए थक चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, किस तरह से अस्पतालों में अब जो पूरा इलाज है वो किया जा रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस उनके सामने हैं, यही जानने के लिए हम फिलहाल डॉक्टर जोग सर के साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर जिस तरह से कल कहा गया और जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं बेड्स की कमी है कई सारे जगहों पर। अगर पुणे की भी बात करें 8-8.5 हज़ार मामले अचानक से एक दिन में आने शुरू हो चुके हैं। किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं? बीच में मामले बहुत कम हुए थे फिर बढ़ने लगे, क्या कुछ हो रहा है? महाराष्ट्र में स्पेशली पुणे, मुंबई, ठाणे एरिया जो ट्रायंगुलर एरिया बोलते हैं महाराष्ट्र का, एंड नागपुर एज वेल, उधर तो डेफिनेटली सेकंड वेव एट इट्स पीक है। सो मोस्ट लाइकली एज पर आवर एक्सपेक्टेशन जो है वो और 15-20 दिन पीक रहेगा ऐसा लगता है। लेकिन जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारे यहाँ पीक केसेस थे, उसके और ये सेकंड वेव में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं और टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पेशेंट सीरियस होने का जो नंबर है वो थोड़ा कम है जुलाई, अगस्त, सितंबर में जितना था। एक एग्जांपल देता हूँ, जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में महाराष्ट्र पुणे सिटी में, पुणे कॉरपोरेशन एरिया में हर दिन 2200 इतने केसेस नए डायग्नोज होते थे। तब टाइम हर दिन मृत्यु होने की संख्या 180-200 तक थी। अभी हर दिन नए केसेस पिछले 15 दिन 3000, 3500, 4000, कल तो 4500 नए केसेस पुणे कॉरपोरेशन एरिया में डायग्नोज हुए। लेकिन मौत की संख्या बहुत कम है, 42, 43, 40 ऐसी मौत की संख्या है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेव पुणे में बहुत हिट हुआ था। मेरे ख्याल से भारत के जो लीडिंग सिटीज़ है उसमें पुणे को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंची हुई थी फर्स्ट वेव से, बिकॉज पुणे में फर्स्ट वेव जो 4 महीने चल रही थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी, जिसको समूह प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, वो थोड़ी थोड़ी आना चालू हुआ था। इसकी वजह हो सकती है कि यहाँ सिविरिटी थोड़ा कम है लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा है। अभी हॉस्पिटल का हाल देखें तो मंगेशकर हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ हमारे 400 बेड कोविड के लिए दिए हैं और नॉन कोविड के लिए 400 बेड है। तो जब पहले कोविड की बहुत सारी भीति थी और लोगों में पैरानोइया था, एंजाइटी थी, उस टाइम नॉन कोविड वाले लोग, इलेक्टिव सर्जरी वाले लोग आगे आकर सर्जरी करना नहीं चाहते थे, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी जिनको कोविड है उनको भी हॉस्पिटल की ज़रूरी है और जिनको कोविड नहीं लेकिन हॉस्पिटल की ज़रूरी है, जैसे कि हार्ट का सर्जरी है, जॉइंट का सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनेक का सर्जरी है, तो वो लोग भी अभी 1 बरस से वेट कर रहे थे सर्जरी के लिए, वो भी अभी बड़े संख्या में आ रहे हैं कि कोविड तो है, वो रहने वाला है, लेकिन हमें तो न्यू नॉर्मल से साथ जीना है, तो हमारा भी सर्जरी करना है, हमें को भी ट्रीटमेंट करना है। तो पहले लास्ट मई, जून, जुलाई में लोड थोड़ा हॉस्पिटल पे लोड कोविड का ज़्यादा था, नॉन कोविड का कम था। अभी दोनों का लोड ज़्यादा है, नॉन कोविड का भी उतना ही लोड है जितना कोविड का है, क्योंकि 1 बरस से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं कर सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा मौजूद हैं। सोहित, आप पुणे में इस समय हैं, क्या स्थिति लग रही है? लॉकडाउन शुरू हो गया वहां पे, 6 बज चुके। बिल्कुल, 6 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू है शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की, उसको शुरू कर दिया गया है। जो दुकानें हैं आप देखेंगे ये सभी बंद हैं। जो गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, मैंने जो पुलिस वालों से बात की उनका कहना है कि जो लोग दफ्तर गए थे, क्योंकि शाम 6 बजे तक ही दफ्तर खुले रह सकते थे, लोग दफ्तर से वापस घर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले दिन मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उसका पालन होता हुआ नज़र आ रहा है। हम सुबह शनिवार वाड़ा इलाके में भी गए थे, सब्जी मंडी में भी गए थे। हर रोज़ जिस तरह से भीड़ होती है उस तरह की भीड़ देखने नहीं मिली। जो धार्मिक स्थल हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो होटल्स हैं, हमने कई जगहों पर कोशिश की कि क्या कहीं पर खोला गया है, कहीं पर क्या हम खाना खाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगभग सभी जगहों पर
पार्सल की ही सुविधा उपलब्ध, यानी जो नियम बनाए गए हैं उसका फिलहाल पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये तो पहला दिन है और आज शनिवार है, तो वीकेंड कहीं ना कहीं है। सोमवार से इसका कितना असर होता है या लोग कितना नियम का पालन करते हैं, ये देखना अहम होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुणे में देश भर में सबसे ज़्यादा 11% से ज़्यादा मामले केवल पुणे से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अगर बात करें तो 21%, 22% से ज़्यादा मामले केवल पुणे से आ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी जो मैंने डैशबोर्ड खोला है पुणे का, आप सोचिए कि हर रोज़ पुणे में 7 से 8 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं पुणे ज़िला में। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर वेकेंट बेड्स, जो बेड्स अभी उपलब्ध हैं वो केवल 3,527 हैं। और साथ ही साथ जो वेकेंट बेड्स विदाउट ऑक्सीजन है वो केवल 2,000 हैं। जो वेकेंट आइसोलेशन बेड्स हैं वो केवल 980 हैं। जो आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं वो 342 ही बचे हुए हैं और 119 बचे हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बेड्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। इसलिए जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए 7 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पहले दिन लोग नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जब बात कर रहे थे, उन्होंने भी इसी सारी चीज़ों की बात की। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ज़रूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जगहों के लिए भी 102 दिनों में जो गाइडलाइन है उसे जारी किया जाएगा। क्या वहाँ पर भी पुणे वाला ही मॉडल लाया जाता है या क्या कुछ किया जाता है, और आने वाले दिनों में क्या इसका असर जो इस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसे कम करने के लिए होते हैं क्या, ये देखना अहम होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 14 दिनों में, 12 से 14 दिनों में जितने बेड्स हैं, अगर इसी तरह से मामले बढ़ते हैं तो बेड्स फुल हो जाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और इसी को देखते हुए एक कठोर निर्णय लिया गया। पुणे से इसकी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर आने वाले 1 से 2 दिनों में क्या कुछ किया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पहले दिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आमतौर पर यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, सड़कें खाली हैं, गाड़ियाँ जो हैं, जो पुलिस का कहना है कि लोग दफ्तर से घरों की ओर जा रहे हैं, संचार बंदी लागू हो गई है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और जो बसेस हैं, जो सरकारी बसेस हैं, वो भी 7 दिन तक बंद हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं सोच रही थी अगर आप अपने आसपास से गुजरते हुए लोगों से जरा बात करें, क्योंकि एक पुणे से पूरे देश भर में संदेश जाएगा कि हमें कोरोना से कैसा अपना बचाव करना है। अमूमन जो और शहरों से खबरें ये आती हैं, हम दिल्ली में भी देख लेते हैं कि लोग कहते हैं अरे कोरोना नहीं है, मास्क का पालन इतना नहीं करते हैं, दूरी नहीं बनाते हैं। उस लिहाज से पुणे हम सबके सामने एक तरह से स्थिति हमारे सामने है कि यहाँ पे देखिए मिनी लॉकडाउन हो रहा है और यहीं से हम सबको एक सतर्क होने की एक चेतावनी मिल रही है। मैं आपके आसपास देख सकती हूँ सुरक्षा बल काफी तैनात है क्योंकि वो नियमों का पालन करा रहे हैं। कोई फिलहाल है नहीं क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी क्योंकि खड़ी हुई है, इसलिए आसपास भी कोई है नहीं। क्योंकि पुलिस ने भी, क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और पहला दिन है, तो पुलिस भी क्योंकि मौजूद है, इसलिए ज़्यादा लोग फिलहाल यहाँ पर आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोगों से अगर बात की जा सके। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कोई है नहीं। लेकिन इससे भी आप समझ सकते हैं कि पहला दिन कहीं ना कहीं जी पुलिस वालों के सामने भी चुनौती होती है क्योंकि उनको नियमों का पालन करवाना और ये बताना कि स्थिति वाकई में गंभीर है, ये अहम है। ये व्यक्ति आपके साथ भी खड़े हुए शायद नजर आ रहे हैं, अगर बात करना चाहें वो तो जी। वो खुद मीडिया से हैं, वो भी फोटोग्राफर हैं, वो खुद यहाँ पर फोटो लेने आए हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं, पुणे के जो यहाँ के भी पत्रकार हैं जिनसे बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि आमतौर पर शाम के समय यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है कि आपको गुजरने के लिए काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आज ये फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जो पुलिस की बात है वो भी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दिन भर भी हमने देखा कि पुलिस कई जगहों पर भी लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। वो देख रहे थे कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, अगर पार्सल भी ले रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। हम सुबह दगड़ू शेठ हलवाई जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर गए थे, क्योंकि धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है, लेकिन लोग फिर भी मंदिरों के बाहर से हाथ जोड़ने वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी पुलिस की थोड़ी सुरक्षा मौजूद थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि रात में पुलिस यहाँ पर जब थोड़ा समय और बीत जाएगा, जब लोग अपने दफ्तरों से घर पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद पुलिस की ओर से भी कई जगहों पर पुलिस एक राउंड मारकर भी देखेगी कि क्या कहीं पर भीड़ हो रही है या नहीं। क्योंकि उन्हें भी जो आदेश कल मिले हैं उस पर कहा गया है कि अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करने की बात कर रहा है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोग अगर इसी तरह से मामले बढ़ते हैं तो इसका असर जो सिस्टम है, जो अस्पताल हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर पड़ रहे हैं, तो उन पर दबाव ना आए
और इसी तरह से मामले ना बढ़ते रहें, इसी को देखते हुए इसका ऐलान किया गया है। और पहला दिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोग नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं। सोहित, आपने कुछ खाया कि नहीं? लेकिन अब इस ओबी के बाद जरूर जाके कुछ खा लीजिएगा। तो सोहित यही बता रहे थे कि किस तरह से वो खोज रहे थे कोई जगह जहाँ पे वो खुली हो और वो खाना खा सकें। और अपने आप में जो पुणे के हालात हैं उस सबसे हमें सीख लेनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए और मास्क पहनकर दूरी बनाए रखनी चाहिए। यहाँ पर 7 दिन का मिनी लॉकडाउन शुरू हो गया पुणे में। और अब वानखेड़े से खबर आ रही है, वानखेड़े स्टेडियम से। यहाँ पे आईपीएल शुरू होने वाला है। 6 दिन पहले ही वानखेड़े स्टेडियम ग्राउंड का जो ग्राउंड स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, वो संक्रमित हो गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के 10 मुकाबले होने हैं और ऐसे में आईपीएल को लेकर अब एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। और दिल्ली से भी खबर है। दिल्ली में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट स्टीफन कॉलेज है, 17 छात्र और कॉलेज के कुछ स्टाफ भी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हाल ही में 25 छात्रों का एक ग्रुप कॉलेज की तरफ से डलहौजी गया था। वहां से लौटते ही कई छात्र कॉलेज के स्टाफ की जो उनकी रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव मिली। देखिए, हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल ये मुकेश की जानकारी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से अब फिलहाल यहाँ पर संक्रमण को देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसे जहर देकर मारने के 2 आरोपियों ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की है। इस दौरान हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को गोली लगी है। पुलिस के अनुसार कोर्ट में जब आरोपियों को पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तभी एक मुख्य आरोपी भाग निकला। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर पे गोली लगी। 2 दिन पहले ट्यूशन पढ़ने गई 10वीं की एक लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उसमें एक का नाम तो लखन था और दूसरे का नाम जो जांच के आधार पे, जो विवेचना के आधार पे प्रकाश में आया है, उसका नाम विकास है। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद मौके से जो ये लड़की थी, इनके घर पे एक सुसाइड नोट मिला था और सुसाइड नोट में भी मुख्य रूप से लखन का नाम आया था एवं उसके कुछ साथियों का नाम आया था। ये कहा गया था कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, ये शब्द यूज़ किया गया था और इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। तो ये है पूरा फैक्ट केस। सर, पता चला कि जब आप लोग इन गिरफ्तार करके इनको कोर्ट में पेश करने जा रहे थे तो उन्होंने भागने की भी कोशिश की, भाग भी गए, उसके बाद फायरिंग भी करी पुलिस पे, क्या है? उस समय जो ये मुख्य अभियुक्त है लखन, इसने मतलब भागने की कोशिश की और पिस्टल लेके ये भागा था। पुलिस फोर्स के द्वारा इसका पीछा किया गया और पुलिस मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके एक पाँव में, बाएं पाँव में गोली लगी थी। इसके पश्चात इसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबरों में आगे, कुंभ में अखाड़े बढ़ा रहे हैं रौनक और प्रशासन कोरोना के नियमों का पालन कराने में जुटा है। कोरोना के खतरे के बीच हरिद्वार कुंभ क्षेत्र की रौनक बढ़ रही है। अधिकारी और जवान इस कोशिश में है कि महामारी से जुड़े नियम कायदों को तोड़ा ना जाए, लेकिन ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। अक्षय डोंगरी की रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों की संख्या में साधु, उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। बढ़ते कोरोना के बीच ये हरिद्वार में कुंभ का नजारा है, जहां 13 अखाड़ों के साधु पहुंचे हैं।
नजर सरकारी अफसर भी आए। कुंभ के दूसरे दिन आज हम आए हैं जूना अखाड़ा में। जूना अखाड़ा 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा है, ये सबसे बड़े अखाड़ों में से एक है और आगे हम आपको बताएंगे कि क्या महत्व है कुंभ का, क्यों साधु महात्मा हर 12 साल में हरिद्वार आते हैं और इस बार का कुंभ कोरोना की वजह से किस तरह से अलग है। गुजरात से आए बाबा राजगिरी किनारे के पास डेरा जमाए हैं। वो महाकुंभ की महत्ता बताते हैं। ये कुंभ मेला मतलब थोड़ा यूनिक है, मतलब ये ऐसा 85 सालों बाद हुआ है ऐसा कि 2 साल पहले कुंभ मेला आया। बाकी कुंभ मेले हर 3 साल में एक बार आते हैं, पर ये कुंभ मेला 2 साल में ही आया। तो ये मतलब कुंभ मेला एकदम अलग है। महंत राधेपुरी महाराज हठ योगियों के एक समूह का हिस्सा है। वो पिछले 10 बरसों से अपना एक हाथ ऊपर किए हुए हैं। मकसद लोगों का कल्याण बताते हैं। कुछ और हठ योगी अपने हाथों के सहारे चल रहे हैं। देश भर से नागा साधु भी कुंभ में पहुंचे हैं। जैसे वस्त्र नहीं पहनते हैं तो सबकी मानसिकता जो है, एक बालक छोटे अबोध बालक होते हैं जिसकी जो है उसके अंदर ना कोई काम ना क्रोध, सबसे परे रहते हो। इसी तरह मानसिकता हो जाती जब हम वस्त्र धारण नहीं करते, निर्वस्त्र बैठे रहते तो हमारे अंदर कोई वृत्ति नहीं आती है। लेकिन महामारी के दौर में हो रहे इस महाकुंभ में कोरोना से जुड़े कायदे कानून चुनौती बने हुए हैं। कैमरा पर्सन अशोक महाले और दिनेश मनसेरा के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।